हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। हम अभी पढ़ रहे हैं इको। हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन भी है। ये आपके बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा देखो, 10 मार्क्स का इसमें से आपके पेपर बनता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जिसमें जो चैप्टर में जितने मार्क्स का बता रही हूँ तो वो थोड़ा सा ध्यान रख के आपको करने हैं। इसकी शुरुआत कृषि के बारे में तो आप जानते ही हो। कृषि क्या होती है? जो अभी धरना दे के बैठे हुए हैं कृषि किसान लोग दिल्ली में, जो सोनीपत हरियाणा पंजाब से है, वो खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में महंगाई भी हो जाएगी क्योंकि सब्जियां काफ़ी वेस्ट जा रही है उनकी। चलो जान दो। हमारे शुरुआत कर रहे हैं हम चैप्टर 8 कृषि क्षेत्र से। इसकी प्रस्तावना है। कृषि क्षेत्र विश्व के तमाम अर्थतंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है कृषि क्षेत्र? क्योंकि अगर कृषि नहीं होगी, खेती नहीं होगी, किसान लोग काम नहीं करेंगे तो हमारे पास खाना कहाँ से आएगा, अनाज कहाँ से आएंगे, सब्जियां कहाँ से आएंगी। इसीलिए जो ये कृषि का क्षेत्र है इसको पूरे विश्व में ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जो ये थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं, इसीलिए तो ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है किसानों के बगैर, खेती के बगैर, कृषि के बगैर लोगों का जीवन मुश्किल है। जीवन यापन हमारा हो ही नहीं सकता। इस क्षेत्र के द्वारा देश के लोगों को अनाज, सब्जी, फल, फूल ही नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाया जाता है। अब एक खेती ऐसी है, कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सब्जियों, फल हो, कच्चा माल हो, अनाज हो, फल फूल जो भी है, ये सब चीज़ें हमें जो कृषि के क्षेत्र है इससे ही प्राप्त होती है। इसीलिए ये विश्व में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी माना जाता है। विश्व के अलग अलग देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादन क्षमता भी अलग अलग होती है। अब हर जगह की ज़मीन एक सी तो नहीं होती ना, तो उसी प्रकार से जो किसान जो खेती करते हैं तो उनका जो मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन क्या है कि ज़मीन के अनुसार है, किसी की उपजाऊ है, किसी की कम है, किसी में पानी ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, यानी ज़मीन के अनुसार ही उनका उत्पादन भी समान नहीं होता। उनकी उत्पादन क्षमता भी हर जगह की अलग अलग होती है। यह अलग अलग प्रमाण उत्पादन, रोजगार, आय सृजन करने में भी सक्षम है। अब जो ये उत्पादन का जो सृजन होता है, इससे क्या होता है? उत्पादन बढ़ता है, घटता है। तो कृषि के द्वारा ही क्या होता है? उत्पादन जो किया जाता है उससे रोजगार भी लोगों को काफ़ी मिलता है, रोजगार मिलता है, और उसके द्वारा रोजगार जब मिलता है लोगों को, उसके द्वारा ही क्या होती है? आय भी प्राप्त होती है। क्योंकि किसानों का, जैसे किसानों ने खेती की लेकिन उसके सामान को इधर उधर वाहन में ले जाना, फिर मंडियों तक पहुंचाना, फिर मंडी से लोग लेके फिर हम लोगों तक पहुंचाते, तो इसके द्वारा क्या लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और साथ में इनके आय यानी इनकम भी आने का एक सोर्स शुरू हो जाता है। इसीलिए कृषि का क्षेत्र संपूर्ण विश्व में यानी विश्व के अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण इसी कारण से माना जाता है। अब है कृषि क्षेत्र का महत्व। ये तो हमने शुरुआत की, इसकी प्रस्तावना पढ़ी थी। अब इसका हम पढ़ेंगे इसका महत्व क्या है। भारत में कृषि क्षेत्र प्राचीन समय से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, यानी बहुत, ऐसा नहीं अभी है, पहले भी लोग खेती वेती तो करते ही थे, अपना जीवन गुजारा वो इनके द्वारा ही करते थे, फल फूल जंगलों में रहते थे। तो उस समय भी क्या करते थे ये लोग? ये पत्तियाँ, फल फ्रूट जो भी इनको जो मिलता था वो सब खा के अपना पेट भर लेते थे। और तो और पत्तों इनके तो वस्त्र भी यही होते थे, पत्ते, केले के पत्तों की छाल वगैरह, जो भी पत्ते, इनकी ड्रेस भी होती थी, गहने होते थे। आज भी एक नया ट्रेडिशन चला है कि है ना, फूल वगैरह से, आज तक भी फूलों वगैरह से तो होता ही है, लेकिन फूलों के जेवर भी बन रहे हैं अभी, काफ़ी नई फैशन है, प्लास्टिक वाले जो होते हैं फूल। भारत के कृषि उत्पादन, रोजगार, निर्यात, आय के क्षेत्र में आधारित है। यानी जो भारत की जो कृषि का जो क्षेत्र है उसके द्वारा जो उत्पादन होता है उसके द्वारा रोजगार भी प्राप्त होता है, और वो चीज़ें बाहर भी भेजी जाती है, और उसके द्वारा आय भी
प्राप्त होती है। यानी कई ऐसी चीज़ें जिनका उत्पादन हमारे भारत में ही होता है और हम क्या करते हैं, विदेशों में उसका निर्यात करते हैं यानी भेजते हैं और उनके द्वारा हमारे पास इनकम होती है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में भी जाना जाता है। भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ भारत में विभिन्न प्रकार की कई फसलें कृषि होती है और इतनी होती है कि जिसकी उत्पादन क्षमता हमारे यहाँ पे तो काम आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको विदेशों में भी निर्यात करते हैं, बेचते हैं, जिसके द्वारा हमारे पास इनकम आती है, पैसा आता है। भारत में कृषि क्षेत्र देश के लिए जीवन डोर के समान है। इसीलिए करोड़रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी के समान भी इसे महत्व दिया है। कृषि क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी से के समान क्यों माना है? जैसे आपके शरीर में, एक एग्जांपल, जैसे आपके शरीर में अगर आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आप बैठ सकते हो, चल सकते हो, अगर वो सही है तो चल सकते हो, बैठ सकते हो, लेट सकते हो। और जिस व्यक्ति की अगर रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, तो कई बार आपने कई रास्ते में देखे भी होंगे कि रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई भी होती है, तो क्या वो सीधा व्यक्ति चल सकता है? नहीं। कई बार क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि डॉक्टर वगैरह बेड रेस्ट बोल देते हैं। यानी जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से जो हमारे जीवन की जो डोर है वो कृषि क्षेत्र है। क्योंकि हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर हो गया है? कृषि क्षेत्र। अगर कृषि है तो हमारा जीवन सही है, अन्यथा नहीं है। इसीलिए इसे करोड़रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी के समान भी इसे कहा गया। यानी काफ़ी अच्छा सपोर्ट, जैसे हमारे पूरे शरीर का सपोर्ट है एक रीढ़ की हड्डी, उसी प्रकार पूरे भारत का, पूरे विश्व का जो सपोर्ट होता है वो होता है कृषि क्षेत्र, जिसका मुख्य कारण अर्थात भारतीय अर्थतंत्र के विविध क्षेत्र कृषि पर ही निर्भर है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि पर निर्भर। कृषि में जो कच्चा माल आता है, अब खेती करते हैं, कच्चा माल आएगा तो कच्चे माल से क्या उद्योग वगैरह चलते हैं, काफ़ी सारे रोजगार मिलते हैं, उत्पादन किए जाते हैं, रोजगार मिलते हैं लोगों को, उनको इनकम मिलती है। ये सब किस क्षेत्र से हो रहा है? ये कृषि क्षेत्र से ही हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि किसी कारणवश भारत में कृषि क्षेत्र उत्पादन के क्षेत्र में निष्फल हो जाए, तो अगर मान लो कोई कारण ऐसा हो जाए कि भारत में किसान उत्पादन के क्षेत्र में यानी उत्पादन करने में थोड़ा सा कम सफलता मिले, तो अनाज, सब्जी, फल, फूल ही नहीं बल्कि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी उपयोगी नकद फसल निष्फल हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? लोगों को कृषि जन्य चीज वस्तु पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए अगर किसान किसी कारणवश फसल अच्छी नहीं कर पाते, कृषि के क्षेत्र में कोई समस्या आ जाती है, तो ना तो उनके फल फूल होंगे, ना कोई सब्जी ढंग से होएगी। यानी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि लोग क्या करेंगे, उसके जो इनकम जो प्राप्त हो रही है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती है, और उससे उसका क्या होगा? उसका प्रमाण काफ़ी नीचे की ओर गिर जाएगा, उसका प्रमाण भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो प्रमाण भी नहीं हो सकता है। यह अत्यंत ऊंचे भाव पर उपलब्ध होगी। जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, जब खेतीबाड़ी कम हो जाएगी, तो फिर वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, तो लोगों के लिए वो खरीदना एक मुश्किल हो जाएगा। अभी क्या है कि किसान लोग यही कर रहे हैं, इन्होंने अपने तो समय बर्बाद कर ही रहे हैं, लेकिन कितने अपन लोग देखते हैं टीवी वगैरह में भी आ रहा है, 2-2 रुपये किलो सब्जियां बिक रही है, तो क्या इन्होंने जो खर्चा किया है, क्या इनको संपूर्ण खर्चा प्राप्त हो पाएगा? नहीं हो सकता है, इनको नुकसान रहेगा। तो जो ये फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, फालतू का जो काम कर रहे हैं, उसके विपरीत क्या होगा? महंगाई हो जाएगी, या फिर इनके जो जीवन में इनको खुद को थोड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसके कारण क्या होता है, जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो लोगों का जो जीवन है ना, वो इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी उनको समस्याओं का सामना सबसे ज़्यादा करना पड़ता है। उसके बाद तत्पश्चात देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा 2011 की जनगणना के अनुसार 68.8 लोग ग्रामीण विस्तारों में निवास करते थे। जब 2011 की जब जनगणना, अभी 2021 में जनगणना होने वाली है, जब 2011 की जब जनगणना हुई थी उस समय क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा 68.8 लोग कहाँ रहते थे? इतने ज़्यादा यानी 50% से भी ज़्यादा लोग गांव में ही रहते थे। अब गांव में जो रहेगा वो क्या करेगा? वो खेती करेगा।
आज के व्यक्ति क्या हो रहा है, धीरे धीरे गाँव को छोड़ करके शहरी को साइड में रुख करने लगे, तो उसका विपरीत प्रभाव भी क्या होगा, लोग कृषि में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। अब जब सिटी वगैरह में आ जाएंगे अपने गांव को छोड़ करके, तो वो उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ने लगता है। इस पर से ऐसा कह सकते हैं कि कृषि उत्पादन निष्फल हो जाए तो देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित होगा, क्योंकि इतने, ये 2011 की जनगणना के अनुसार बोला था कि 68.8% लोग गांव में निवास करते हैं। गांव में निवास करते तो खेती बाड़ी करते हैं, खेती वगैरह करते तो रोजगार, आय, इनकम, ये सारा उनसे फर्क पड़ता है, यानी पैसे आवन की होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कहे कि कृषि उत्पादन जो है किसी कारण से सही नहीं हो पा रही है, तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा, जनसंख्या पर ही होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा जो गांव में रहता है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले वो प्रभावित होता है। यदि देश की कुल जनसंख्या के विशाल जनसमुदाय की आय पर विपरीत असर हो, तो वे जिस औद्योगिक चीज वस्तु का उपभोग करते हैं उन्हें उन औद्योगिक वस्तुओं की मांग घटानी पड़ती है। अगर किसी कारण से उत्पादन मान लीजिए कम हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है, तो फिर होगा क्या इसका, अब जनसंख्या तो कम होने से रही, जनसंख्या तो जितनी उतनी ही रहेगी, तो लोग क्या करेंगे, जितनी उनको आवश्यकता रहती है उपभोग करने की, जो चीज़ वस्तु है, वो उनमें थोड़ी सी कमी करेंगे, क्योंकि और तो कोई दूसरा तो उपाय है ही नहीं उनके पास। बस वो जा करके क्या होगा, इसका असर तो, अब जो असर है, अब उत्पादन नहीं हो रहा है तो लोगों को रोजगार कम हो जाएगा, तो फिर वो क्या है, अपनी जो उनकी आवश्यकता है चीज़ वस्तुओं की, उसमें वो कमी करेंगे, जिसके कारण एक और उद्योगों को कच्चा माल कम उपलब्ध होगा, क्योंकि ये सब डिपेंड किस पे है, कृषि पर है। लोगों को जब कोई सा भी उत्पादन ही कम होगा, तो वो तो फिर चाहे कच्चा माल ही क्यों नहीं हो, कच्चा माल भी कम होगा तो क्या होगा, उससे दूसरी ओर उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि मांग क्यों घट जाएगी, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, कम होएगा तो फिर वो लोग उस वस्तुओं की मांग को कम कर देंगे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र की निष्फलता, यानी अगर हम शॉर्ट में कहते हैं कि अगर कृषि की निष्फलता रहती है, उत्पादन कम होता है, तो दूसरी ओर उसके उत्पादित वस्तुओं की मांग भी कम होती है। यानी ये निष्फलता किसकी जिम्मेदार हुई, ये औद्योगिक क्षेत्र की निष्फलता के लिए जिम्मेदार है। कृषि क्षेत्र की निष्फलता किस पर हुआ, ये उद्योग वगैरह में भी कम हो जाएगा, उद्योग से भी जो इनकम होती है उसमें भी निष्फलता प्राप्त होगी। ये सारा घूम फिर के किस पे डिपेंड हुआ, कृषि क्षेत्र के कारण। इन दोनों क्षेत्रों पर विपरीत असर पैदा हो तो देश का तीसरा क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र में भी सेवा की मांग और उससे संबंधित आय में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि मेन तो कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र में जब उत्पादन निष्फल रहेगा तो संपूर्ण जो भी उत्पादित वस्तु उसमें संपूर्ण में फर्क पड़ेगा, पूरी जनसंख्या, पूरे समुदाय में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ना कच्चा माल होगा, तो कच्चा माल नहीं होगा तो ना रोजगार होगा, इन सब में कमियां होने के कारण क्या होगा, लोगों के पास इनकम भी कम होगी, और साथ में ये भी होगा कि लोगों की मांग भी घट जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे क्या, यानी धीरे धीरे उनके मांग में कमी होगी, रोजगार नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं होगा, तो और औद्योगिक क्षेत्र में भी इन सब चीज़ों की कमी होगी, तो इन लोगों की आय में भी फर्क पड़ेगा, लोगों की आय में भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि मांग तो होगी नहीं, मांग नहीं होगी तो उत्पादन भी नहीं होएगा। इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि यदि भारत में कृषि क्षेत्र निष्फल जाए तो देश का संपूर्ण अर्थतंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। अगर भारत में अगर ऐसा हो कि कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन है और वो निष्फल हो रहा है, तो जो संपूर्ण जीवनचर्या है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, यानी सभी की स्थिति खराब हो जाएगी। अभी आपने देखा ही होगा लॉकडाउन में क्या हो रहा है, हालांकि किसान वगैरह खेती वगैरह कर रहे थे, उनको परमिशन दी गई थी, लेकिन फिर भी हमारे और सारे काम तो अटक गए ना, जो हम काम धंधे, जो भी आपके पेरेंट्स वगैरह जो भी काम वगैरह करते थे, शॉप है किसी की वो खोलते थे, तो हमारा क्या हुआ, सबका जो जीवन है वो सब अस्त व्यस्त हो गया, बिखर गया, यानी जो हम लाइफ जो सेटलमेंट जो हमेशा सही सुचारू रूप से कर रहे थे, उनमें सब में हमारे सब के परिवर्तन आ गया। और तो और आप लोगों को अगर कहा जाए तो आपकी पढ़ाई में ही सब अस्त व्यस्त हो गया, यानी अगर पढ़ाई ऑनलाइन के थ्रू हो भी रही है तो भी एक तो हम डायरेक्ट क्लास में बैठ के करते हैं और एक हम इनके माध्यम से कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क तो होता ही है, यानी सब कुछ जीवन चल तो रहा है सबका, लेकिन थोड़ा बिखर सा गया है।
ठीक उसी प्रकार कृषि क्षेत्र सफल हो तो देश प्रगति पथ पर अग्रसर दिखाई देगा। और मान लीजिए इसका ये तो निष्फल था, और अगर उत्पादन क्षेत्र कृषि फलदायी रहता है, बहुत अच्छी उत्पादन वगैरह करता है, तो इसका असर क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, हाँ उत्पादन खर्च भी बढ़ेगा, उत्पादन अधिक होगा तो रोजगार भी बढ़ेंगे, किसानों को मेहनत होएगी, उनको इनकम होएगी, औद्योगिक इकाइयाँ भी बढ़ जाएगी, देश विदेश में जो हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनके द्वारा भी इनकम बढ़ जाएगी। इस कारण से देश में कृषि क्षेत्र को रीढ़ की हड्डी के समान माना है। अगर कारण कि रीढ़ की किसानों को, क्योंकि किसानों को अगर जो भी फसल वगैरह, जो भी कृषि की उपजाऊ जमीन जो भी उत्पादित है उसमें फल मिलता है, अच्छे से चलता है, तो वो संपूर्ण विश्व के लिए अच्छा रहता है, यानी विकास, आर्थिक विकास सभी का होता है। और अगर इनमें उत्पादन में निष्फलता मिलती है तो वो संपूर्ण देश को अस्त व्यस्त कर देता है। इसीलिए कृषि का क्षेत्र रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। भारत में सन 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारत में कब आई थी, 1956 में, अंडरलाइन कर लीजिए। औद्योगिकरण का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा औद्योगिकरण के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद आज भी भारत कृषि प्रधान देश के रूप में ही जाना जाता है। आज भी क्या है, भारत को क्या माना जाता है, कृषि प्रधान देश। क्यों? क्योंकि हमारे जो किसान हैं उसी पे हमारी आर्थिक जो विकास है वो टिका हुआ है। इन आयोजन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्पादन, आय, रोजगार, निर्यात, कमाई इत्यादि पर की निर्भरता में भी कमी आई है। कृषि क्षेत्र ने जो उत्पादन किया है, ये रोजगार है, निर्यात है, कमाई है, आयात है, इन सब की निर्भरता जो थी कृषि क्षेत्र पे, इनमें थोड़ी बहुत कमी हुई है। फिर भी कमी क्यों है कि लोग थोड़ा सा पढ़ने वढ़ने के लिए बाहर जाने लगे, इंटरेस्ट है। पहले क्या करते थे, सभी खेतों में ही लग जाते। आज की जो न्यू जनरेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि जो उनके पीढ़ियाँ जो काम करती है वो करें, इसका भी फर्क इसमें पड़ता है। फिर भी भारत के अर्थतंत्र की विकास दर आज भी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पर अवलंबित है, यानी निर्भर है। जो विकास है अर्थतंत्र में, भारत के अर्थतंत्र का विकास, यानी भारत अर्थतंत्र के विकास में आगे बढ़ रहा है, तो उसका मेन कारण है जो कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि की दर है उस पर ही निर्भर है। यानी किसान, क्योंकि हमारे देश से कई ऐसे है जो गरम मसाला वगैरह है, कई कच्चा माल वगैरह जो विदेशों में जा कर के फिर तैयार होकर के वापस हमारे यहीं पे आता है। ये था हमारा कृषि क्षेत्र का महत्व, यानी कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है। अब इसके बाद भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, यानी जो वर्तमान स्थिति है भारत में कृषि क्षेत्र की, वो क्या है। भारत अंग्रेजों के शासन के पूर्व, यानी जब अंग्रेजों का शासन था उससे भी पहले, अंग्रेजों के शासन के दौरान, यानी उससे पहले, फिर अंग्रेजों ने जब हमारे पे शासन किया तब, और अंग्रेजों के शासन के बाद, यानी अभी आज भी कृषि पर ही आधारित है। यानी जब अंग्रेजों ने हमारे भारत पे शासन किया था उस समय चल रहा था, उससे पहले जब चल रहा था, और जब शासन उनका नहीं है तो भी भारत कृषि पर ही आधारित है। देश में आयोजन के दौरान औद्योगिकरण को अधिक महत्व देने के कारण भूतकाल में कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा वर्तमान स्थिति में खूब अधिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये इन सब में परिवर्तन यानी बदलाव देखने को भी मिल रहे हैं। देश में आज भूतकाल की तुलना में, यानी जो व्यतीत हो गया उसकी तुलना में रोजगार, उत्पादन, निर्यात, आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र अग्र स्थान पर है। यानी आज जो पहले था उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग आज क्या हो रहा है, आज हमारा भारत रोजगार भी काफ़ी सारा दे रहा है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में लोग बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में
उसके द्वारा क्या हुआ, उत्पादन जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं उतना ही ज़्यादा रोजगार लोगों को दिया जा रहा है। काफ़ी मात्रा में कई चीज़ें हमारे भारत से दूसरे विदेशों में निर्यात की जाती है और इसी कारण, जिसके कारण क्या हो रहा है, निर्यात जब वस्तुएं की जाती है तो उनके द्वारा हमें आय की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से इसी कारण कृषि के क्षेत्र में हमारा भारत अग्र यानी सबसे आगे है, यानी पहले नंबर पे होता है, जिससे आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देश के अर्थतंत्र में रोजगार के क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा है। सबसे ज़्यादा जो उल्लेखनीय क्षेत्र है वो किसका रहा है, कृषि का रहा है। यानी कृषि एक ऐसी है जो रोजगार भी दे रही है, निर्यात भी करती है, इनकम भी दे रही है और उसके द्वारा उद्योग वगैरह भी चल रहे हैं। इसके बावजूद देश की कुल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। इस परिवर्तन के अलावा अन्य परिवर्तन किस प्रकार के और किस दिशा में है, यह समझने के लिए कृषि की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट करने वाली तालिका को हम देखेंगे। यह सब कब की है, 2011-12 तक के किए गए सर्वेक्षण पे तक की है। ये राष्ट्रीय आय में हिस्सा 1950 से 51 ये वर्ष है और ये राष्ट्रीय आय में हिस्सा कितना था उस समय, कि राष्ट्रीय आय में इनका कृषि के जरिए जो इनकम थी वो थी 53.1 जो थी 1950-51 में, जो 60-61 में कितनी हुई 48.2। राष्ट्रीय आय में इनका हिस्सा था प्रतिशत में 70-71 में 42.3, 80-81 में 36.1, 1991 में 29.6 और 2000 से 2001 22.3 और 2011-12 ये आर्थिक सर्वे 2011-12 में जब सर्वे किया गया था उस समय 13.9% थी। ये थी हमारी राष्ट्रीय आय में जो हिस्सा था वो प्रतिशत था। सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय को प्राथमिक क्षेत्र की आय भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा काफ़ी आय भी प्राप्त हो रही है, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को और निर्यात भी काफ़ी निर्यात भी किया जा रहा है, उद्योग भी इसके माध्यम से चल रहे हैं, जिसमें कृषि, फसल, मुर्गी पालन, अब ये सब क्या है, कृषि तो है ही, कृषि की जाती काफ़ी अलग अलग करी जाती है, फसलें भी बहुत अलग अलग होती है, दाल, तिल, गेहूँ, अनाज, फल, फूल, सब्जियाँ। मुर्गी पालन, अब मुर्गी पालन क्या करते हैं, मुर्गियाँ लोग जो पालते हैं उनके अंडे जो होते हैं वो क्या बिक्री होती है उनकी, ये भी एक व्यवसाय है। मत्स्य पालन, मछलियों का व्यापार किया जाता है। पशुपालन, जो पशुओं को पालते हैं, गाय भैंस, इनके दूध से इनसे, ये भी एक व्यवसाय के रूप में काम आता है। इन सब का समावेश भी होता है। आर्थिक सर्वे 2011-12 के अनुसार 2011-12 के अनुसार ये रहा 13.9 और 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का क्षेत्र 53.1 था। ये देखो इनमें डिफरेंट, 2011-12 में 13.9 था और 1950-51 में था 53.1% था। और जो 1956 में शुरू किए गए औद्योगिकरण का कारण घटता रहा। अब धीरे धीरे क्यों घट रहा है, क्योंकि उद्योग वगैरह ज़्यादा होने लगे, इस कारण से भी ये सब चीज़ें धीरे धीरे कम होने लग गई। यह वर्ष 2011-12 में घट करके राष्ट्रीय आय का 13.9 जो स्थिर भाव स्तर पर जितना ही रह गया है, यानी धीरे धीरे जाकर के जो राष्ट्रीय आय में हिस्सा है वो 2011-12 में कम होकर के कितना रह गया, 13.9 हो गया। राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने का मुख्य श्रेय कृषि के अलावा अन्य क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति को जाता है। यानी ऐसा नहीं है, किसानों का तो है ही, कृषि क्षेत्र तो चलो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो और दूसरे जो उद्योग है वो काफ़ी विकास कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो औद्योगिक क्षेत्र में लोग उसमें जा रहे हैं। पहले क्या था कि गाँव में रहते थे लोग, ज़्यादातर तो गाँव में निवास करते थे, तो वो क्या कर रहे थे, खेती करते थे। लेकिन अब गाँव से जो लोग हैं निकल करके शहरों की ओर आए, शहरों की
ओर आने के कारण उनमें उद्योगों में ज़्यादा लगने लग गए। तो उनके कारण क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन, जो रोजगार, जो आय होती थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। और इसका विपरीत प्रभाव किस पे पड़ा, औद्योगिक क्षेत्रों पे पड़ने लगा। उसमें अधिक से अधिक लोग आने लगे, काम भी उसमें, जिसके कारण लोगों को रोजगार अधिक प्राप्त होने लगा। भारत में कृषि क्षेत्र का विकास एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। एक ऐसा प्रश्न है जो कृषि का विकास किस प्रकार से किया जाए, ये एक प्रश्न है। अब है रोजगार। भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है, यानी रोजगार क्षेत्र सबसे ज़्यादा मिलता है तो किस में मिलता है, कृषि के क्षेत्र में। यानी किसानों के माध्यम से सभी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त होता है। स्वतंत्रता के समय भारत के 72% लोग कृषि और कृषि पर आधारित प्रवृत्ति हैं। यानी जो भारत के, जो स्वतंत्रता के समय भारत के लोग क्या करते थे, ज़्यादा गाँव में ही रहते थे। तो गाँव में जो लोग रहेंगे तो क्या करेंगे, कृषि ही करेंगे। तो वो कृषि पर ही निर्भर थे और कृषि ही, खेती ही करते थे। तो कितने लोग, 72% लोग ऐसे थे जो कृषि पर आधारित। अब कृषि से संबंधित जैसे पशुपालन, मत्स्य, जंगल, मुर्गी, बतख पालन, ये सारा करते थे। अब इनके द्वारा क्या किया जाता था, इनके द्वारा व्यवसाय बढ़ता था, लोगों को रोजगार मिलता था, लोगों को इनकम मिलती थी, क्योंकि लोग रहते ही गाँव में थे। स्वतंत्रता के बाद, ये तो कब था, स्वतंत्रता के समय की बात है। उसके बाद भारतीय अर्थतंत्र में तीव्र आर्थिक विकास होने से धीरे धीरे क्या हुआ, भारत में अर्थतंत्र में जो कृषि के क्षेत्र में वो धीरे धीरे अधिक विकास होने लगा। होने से विशेष तौर पर उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी विकास हुआ। कृषि की अपेक्षा तीव्र होने से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर राव बोझ कम हो गया, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग कृषि के क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं लेने के बजाय वो औद्योगिक क्षेत्र में अधिक इंटरेस्ट लेने लगे। 2000, क्योंकि सभी को लगता है ना कि इतनी मेहनत कौन करेगा, बाहर जाएंगे, शहरों से, घरों से, गाँव से निकलकर शहरों की जब रुख किया जाता है तो उनमें इंटरेस्ट उसके अनुसार ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। 2001-2 में कृषि क्षेत्र 58% था, यानी 2001 में कृषि के क्षेत्र कितना था, 58% था, जबकि वर्ष 2014 में घट करके 49% लोगों को रोजगार देने में सफल रहा। उसका कारण बस मेन यही है कि लोग क्या कर रहे हैं कि कृषि, अगर गांव में लोग रहते हैं तो गांव में खेती वगैरह करने में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अब गाँवों की बजाय शहरों में आकर के निवास करने लगे हैं। शहरों की चकाचौंध आकर्षित करने वाली चीज़ें देख देख कर, तो रोज़गार करने के लिए जब वो शहरों की ओर रुख कर रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र में ध्यान नहीं लगेगा। इसके कारण क्या हो रहा है, रोज़गार जो मिलता था ग्रामीणों के, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लग गया। और जो औद्योगिक क्षेत्र में है उसमें, यानी गाँव में जो कृषि क्षेत्र में, उसमें तो बोझ कम हो गया रोजगार का। पहले रोजगार उन्हीं के द्वारा मिलता था लोगों को, लेकिन अब क्या हो रहा है कि शहरों में आने के कारण औद्योगिक जो क्षेत्र है उसमें लोगों को रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो रोजगार की तलाश में ही गाँव को छोड़ करके शहरों की ओर आ रहे हैं। ये था हमारा कृषि का क्षेत्र। यानी आज हमने भारत में कृषि, यानी कृषि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने पढ़ा कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि के द्वारा ही क्या किया जाता है, ये तो आपको भी पता है। कृषि के द्वारा फसल, खान पान, रहन सहन, जो भी आप फल फ्रूट जो भी आपको चाहिए वो सब हमको कृषि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और कृषि सही है तो हमारे देश का आर्थिक विकास भी संपूर्ण रूप से सही होता है, अन्यथा उसमें भी कई समस्या आती है। हमारे जीवन चक्र जो होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है अगर उसमें सही फसल नहीं होती है तो, और अगर सही फसल होती है तो जो लोगों का जो जीवन है वो भी संपूर्ण रूप से आगे की ओर विकास करता है। कृषि के माध्यम से लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की आर्थिक स्थिति उससे सुधरने लगती है, रोजगार मिलने के साथ लोगों को इनकम होती है। और जो हमारे भारत में भी है वो भी, हम जब विदेशों में कोई सामान भेजते हैं बाहर विदेशों से, उसके जरिए भी हमें इनकम प्राप्त होती है। यानी आय का सबसे अच्छा स्रोत, इनकम का सबसे अच्छा स्रोत, लोगों के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा स्रोत हमारा कृषि है। और आज भी भारत सबसे कृषि क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी स्थान पर अपने आप को रखा हुआ है।
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकेंगे। ये हमारा 10 नंबर का चैप्टर है जो आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है, तो आपको ये ध्यान से करना है। आज हमने ये सब चीज़ें वर्तमान हिस्ट्री पढ़ी। इसमें आपको क्या करना है, एक तो स्टार्टिंग वाला, एक 2011-12 ये दोनों जो सर्वे किया गया था, तो इन दोनों के आपको 53.1 1950 51 और ये 2011-12 की 13.9 आपको ये दोनों याद भी रखनी है। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।